वेल हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शायद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बीआरबीएल के मॉड्यूल ए में चैप्टर 1 का पार्ट 2 करेंगे और इसी के साथ ही चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। हम बात कर रहे हैं लीगल फ्रेमवर्क ऑफ रेगुलेशन ऑफ बैंक। बैंकों को रेगुलेट करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास। बात करूंगा आरबीआई एक्ट के बारे में, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बारे में, और साथ ही साथ में आरबीआई बैंक रेगुलेटर के तौर पर क्या क्या ड्यूटीज़ निभाता है, इसकी बात हम करने वाले हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 वाज इनएक्टेड टू कॉन्स्टिट्यूट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड केम इनटू फोर्स फ्रॉम 6 मार्च 1934। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था ताकि आरबीआई को इस्टेब्लिश किया जा सके, और ये 6 मार्च 1934 से इफेक्टिव हुआ था। एक्ट डील विद द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर एंड फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक के पास में क्या पावर होगी, क्या काम करना है, क्या फंक्शन होगा, कैसे बनेगा, कितने लोग रहेंगे, ये सारी चीज़ों के लिए ही ये एक्ट लाया गया था। इट डज नॉट डायरेक्टली डील विद द रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टली आरबीआई एक्ट जो है बैंकिंग सिस्टम कैसे चलेगा उस या कैसे रेगुलेट होगा उसको डील आरबीआई एक्ट नहीं करता है, एक्सेप्ट सेक्शन 42 आरबीआई एक्ट का सेक्शन 42, जिसमें हम सीआरआर मेंटेन करते हैं ना, आरबीआई के पास हम सीआरआर मेंटेन करते हैं, उसमें इसका रोल है। अदरवाइज जो है जनरली ज़्यादातर चीज़ें बैंक रेगुलेशन एक्ट के तहत ही आती हैं। ओके, व्हिच प्रोवाइड फॉर कैश रिजर्व, सीआरआर ऑफ शेड्यूल बैंक टू बी केप्ट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये डायरेक्टली बैंकिंग सिस्टम के रेगुलेशन में डील नहीं करता है। केवल सेक्शन 42 ऐसा है जहाँ पर डीलिंग हो रही है, बैंकिंग रेगुलेशन को ये मैनेज कर रहे हैं, जिसके तहत सेक्शन 42 के तहत हम सीआरआर मेंटेन करते हैं। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 24 में मेरे ख्याल से बात होती है किसकी, एसएलआर की ना। ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछ लेते हैं, इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं, कई बार आपके प्रमोशन एग्जाम में पूछ लेते हैं। आरबीआई एक्ट जो है 1934 उसके सेक्शन 42 में सीआरआर की बात होती है, और जो है सेक्शन 24 जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, वो एसएलआर की बात करता है। देखिए, सीआरआर हम किसके पास मेंटेन करते हैं, आरबीआई के पास, तो इसलिए आरबीआई एक्ट लागू होता है। और एसएलआर हम जो है खुद के पास रखते हैं, इसलिए बैंक के पास रहता है तो बैंक रेगुलेशन एक्ट लागू होता है। 42 और 24 थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। ओके, द जनरल सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द अफेयर एंड बिजनेस ऑफ द बैंक हैव बीन वेस्टेड विद द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यानी कि बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सुपरिटेंडेंस मतलब वो सबसे ऊपर रहेगा, जो भी काम करने हैं, जो भी उसके अफेयर्स होंगे, उसके लिए जो डायरेक्शन वगैरह इशू किए जाएंगे आरबीआई के, वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा इशू किए जाते हैं। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन से लोग होते हैं, एक गवर्नर होते हैं, मौके पर शक्तिकांत दास जी हैं, 4 डिप्टी गवर्नर, नॉट मोर देन 4 डिप्टी गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है, 4 डायरेक्टर नॉमिनेट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और ये चारों जो डायरेक्टर होते हैं एक एक जो है लोकल बोर्ड से होते हैं। 4 लोकल बोर्ड हैं आरबीआई के, मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में और चेन्नई में। हर एक बोर्ड से एक गवर्नर को नॉमिनेट करके भेजा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। इसके अलावा 10 डायरेक्टर और नॉमिनेट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। ये लेकिन किसी बोर्ड से नहीं होती, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ये दोनों जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, दोनों फाइनेंस मिनिस्ट्री से होते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इसमें जो है एक इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी होता है और दूसरा फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी होते हैं, इनको रखा जाता है। तो कुल मिलाकर के 1 गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, उसके बाद में 4 जो है आपके डायरेक्टर जो 4 लोकल बोर्ड से आते हैं, 10 डायरेक्टर, उसके बाद 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल, तो हो गए 4 1 5 5 4 9 10 9 19 2 21। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई होता है उसमें 21 जो है लोग होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुल कितने लोग होते हैं, 21 पीपल आर देयर। वो कौन से 21 लोग हैं, मैंने आपको पूरा गिनाया, दिखाया इसमें। आरबीआई एक्ट डिफाइंस शेड्यूल बैंक एज अंडर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से शेड्यूल बैंक किसे कहेंगे, अ शेड्यूल बैंक इज अ वन which has been included in the second schedule of Reserve Bank of India 1934। तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या शेड्यूल बैंक उन बैंक को कहते हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के सेकेंड शेड्यूल में शामिल किए गए हैं, जिनके नाम सेकेंड शेड्यूल में लिखे गए हैं, उनको हम शेड्यूल कमर्शियल बैंक कहते हैं। सम ऑफ द अदर इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ एक्ट, आरबीआई एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन, जैसे आरबीआई एक्ट का सेक्शन 3 डील करता है इस्टेब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेक्शन 4 आरबीआई की कैपिटल को देखता है। सेक्शन 7 आरबीआई के मैनेजमेंट को देखता है। सेक्शन 8 कंपोजिशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड एंड
टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर, सेंट्रल बोर्ड में कौन कौन लोग होंगे, उनको कितना समय के लिए जो है ये ड्यूटी मिलेगी, वो सेक्शन 8 के तहत डील होता है। बिजनेसेस व्हिच आरबीआई में ट्रांजेक्ट, कौन से बिजनेस आरबीआई कर सकता है, सेक्शन 17 में बताया गया है। कौन से नहीं कर सकता है, सेक्शन 19 में बताया गया है। राइट टू इशू बैंक नोट, बैंक नोट इशू करने का अधिकार आरबीआई एक्ट के सेक्शन 22 में दिया गया है। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसीड द सेंट्रल बोर्ड, सेक्शन 30 कहता है कि जो आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड है उससे उसके भी बॉस बन जाएंगे कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग, यानी कि केंद्र सरकार जो है उनसे भी आगे पहुंच जाएगी, ऐसा सेक्शन 30 बताता है आरबीआई एक्ट का। उसके बाद में सीआरआर मेंटेन करने की बात सेक्शन 42 में की जाती है। एक्टिंग एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट इज एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ आरबीआई, आरबीआई लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी होता है एज पर सेक्शन 17 और 18। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट क्या होता है, जब कोई विकल्प ना बचे तो किसके पास जाना है पैसे के लिए, आरबीआई के पास में, तो वही होता है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। सबसे आखिरी में कोई नहीं लोन दे रहा है तो कौन देगा, आरबीआई देगा, लेकिन किसको, बैंकों को। ओके, आम आदमी के लिए नहीं बात कर रहे हैं हम, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट फॉर बैंक। ओके, a lender of last resort is an entity institution that offers funds to bank and other financial institutions that are experiencing financial difficulty are considering highly risky or near bankruptcy due to adverse impact of liquidity or other risk। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट जो है वो एंटिटी या इंस्टीट्यूशन होता है जो कि फंड देता है किसको, बैंकों को, एनबीएफसी वगैरह को, जिनको किसी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है या वो बहुत ज़्यादा रिस्क ले चुके हैं या बैंकरप्सी यानी कि दिवालिया होने की कगार पर हैं, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है या किसी वजह से, तो ऐसे लोगों को लोन देने का काम लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट दैट इज आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आरबीआई में एक्ट एज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट एज पर प्रोविजन ऑफ आरबीआई एक्ट के सेक्शन 17 और 18 के तहत आरबीआई जो है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का काम करता है। द लेटेस्ट अमेंडमेंट ऑफ आरबीआई एक्ट वाज नेसेसिटेटेड बाय द सीरियस फाइनेंशियल इशूज फेस बाय मैनी एनबीएफसी इन 2019। तो आरबीआई एक्ट में जो लेटेस्ट मॉडिफिकेशन या फिर जो है अमेंडमेंट किया गया था वो किया गया था एनबीएफसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2019 में। इसका इफेक्ट ये हुआ कि चैप्टर 6 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2019 व्हिच टुक इफेक्ट फ्रॉम 9 अगस्त 2019 प्रोवाइड फॉर अमेंडमेंट टू आरबीआई एक्ट 1934 विद रिस्पेक्ट टू एनबीएफसीज। ठीक है, तो कहने मतलब ये हुआ कि अमेंडमेंट किया गया, एनबीएफसीज को मैनेज करने के लिए आरबीआई एक्ट में मॉडिफिकेशन किया गया, उसमें चैप्टर 6 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2019 जो है प्रभावी हुआ। ओके, तो एक फाइनेंस एक्ट 2019 लाया गया जिसका चैप्टर 6 एनबीएफसीज के साथ डील करता है। अब इसमें मेजर चेंजेस क्या किया गया, इस जो एक्ट ये लाया गया जो है 9 अगस्त 2019 से जो एक्ट आया है इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो चेंजेस ये हुआ कि लिमिट ऑफ नेट ओन्ड फंड हैज़ बीन इनहेंस टू 100 करोड़ फ्रॉम 2 करोड़। तो एनबीएफसी के लिए पहले जो नेट ओन फंड था वो 2 करोड़ की लिमिट थी, अब उसे बढ़ा करके 100 करोड़ कर दी गई। उसके बाद अंडर न्यूली इंसर्टेड सेक्शन 45 ID 45 IE आरबीआई हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद द 2 ways टू कंट्रोल द मैनेजमेंट ऑफ रेगुलेटेड एनबीएफसी। तो एक एनबीएफसी को मैनेज करने के लिए 2 तरीके दिए गए 45 ID और 45 IE के तहत। आइदर रिप्लेसिंग डायरेक्टर्स, या तो डायरेक्टर ही बदल दीजिए, अपना डायरेक्टर बिठाइए, आर सुपरसीडिंग इस बोर्ड, या एनबीएफसी के बोर्ड के ऊपर अपनी मालकई कर दीजिए, मतलब कहने का सुपरसीड कर जाइए, बोर्ड के ऊपर हमारा हक है, बोर्ड कुछ भी करेगा हमसे पूछेगा। ये वाले 2 तरीके से अब जो है एनबीएफसी को मैनेज करने का अधिकार दिया गया। मोर ओवर न्यू सेक्शन 45 MAA इंट्रोड्यूस गिव्स द आरबीआई the power to remove or debar an auditor from exercising duty as an auditor from an RBI regulated entity for the period of 3 years if RBI is satisfied that such auditor has failed to comply with the direction। कोई ऑडिटर है, अगर आरबीआई को यह लगता है कि वो सही से जो है गाइडलाइन को फॉलो करके ऑडिट नहीं कर रहा है तो ऐसे केस में उसे 3 साल के लिए बैन किया जा सकता है आरबीआई के द्वारा एज पर न्यू सेक्शन 45 MAA के हिसाब से 45 माह। ठीक है, ये हुई बात हमारी आरबीआई एक्ट 1934 के बारे में। तो हमने बात की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 आया था, इसका उद्देश्य था आरबीआई का जो है गठन करना, यानी कि आरबीआई को इस्टेब्लिश करना, और ये केम इनटू फोर्स आया 6 मार्च 1934 को। इस एक्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, उसको पावर क्या क्या मिलेंगी, काम क्या क्या करना रहेगा, फंक्शन क्या करेगा, इनकी बात होती है। डायरेक्टली जो बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेशन होता है उसको आरबीआई एक्ट द्वारा डील नहीं किया जाता है, केवल सेक्शन 42 है जो थोड़ा बहुत डील करता है। सेक्शन 42 कहता है कि आपको सीआरआर मेंटेन करना होगा आरबीआई के पास में। ओके, उसके बाद में
जो सुपरिटेंडेंस होती है यानी आरबीआई जो है सभी बैंकों के ऊपर आ जाता है। उसके बाद में कैसे बिजनेस बैंकिंग सेक्टर का चलेगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, उसके लिए जो डायरेक्शंस वगैरह इशू की जाती हैं आरबीआई के, वो आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा की जाती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन लोग होते हैं? एक गवर्नर जो कि शक्तिकांत दास जी हैं मौके पर, 4 डिप्टी गवर्नर से ज़्यादा नहीं हो सकते, 4 के चारों अपॉइंटेड रहते हैं जनरली, 4 डायरेक्टर नॉमिनेट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। हर चारों जो है 4 लोकल बोर्ड हैं इनके, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में, वहाँ से अपॉइंट किए जाते हैं। 10 डायरेक्टर नॉमिनेट किए जाते हैं, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ये भी नॉमिनेटेड होती हैं, ये भी नॉमिनेटेड होती हैं। बस ये क्या है कि लोकल बोर्ड से आते हैं, ये जनरली आते हैं। 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल, जिसमें एक जो है दोनों के दोनों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से होते हैं, एक इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी होता है और दूसरा फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी होती हैं, आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं। कुल मिलाकर 21 लोग होते हैं इनके सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। आरबीआई एक्ट के तहत शेड्यूल बैंक उस बैंक को कहते हैं जिसका नाम आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में लिखा गया है। आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल में जिनका नाम नोटेड है उन्हें शेड्यूल कमर्शियल बैंक या शेड्यूल बैंक हम कह देते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात करते हैं तो आरबीआई के इस्टेब्लिशमेंट और इनकॉर्पोरेशन की बात सेक्शन 3 में की गई है। कितनी पूंजी होनी चाहिए आरबीआई के पास, उसकी बात सेक्शन 4 में की गई है। मैनेजमेंट कैसे चलेगा, सेक्शन 7 बताता है। सेंट्रल बोर्ड में कौन कौन लोग होंगे, कितने समय के लिए उनको अपॉइंटमेंट मिलेगा, सेक्शन 8 बताता है। कौन सा बिजनेस आरबीआई कर सकता है, सेक्शन 17 बताता है। कौन सा नहीं कर सकता, सेक्शन 19 बताता है। नोट इशू करने का अधिकार सेक्शन 22 में आता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। राइट टू इशू नोट, बैंक आपसे पूछा जा सकता है, आपके प्रमोशन एग्जाम वगैरह में भी पूछा जा सकता है कि बैंक नोट इशू करने का अधिकार आरबीआई को किस एक्ट के तहत आता है, तो आरबीआई एक्ट के सेक्शन 22 के तहत आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो सुपरसीड करती है सेंट्रल बोर्ड को, यानी कि आरबीआई के बोर्ड को सुपरसीड कर जाती है, ये सेक्शन 30 बताता है। आपको सीआरआर मेंटेन करना होता है बैंकों को, वो सेक्शन 42 बताता है। ये लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट होता है, ये सेक्शन 17 और 18 के तहत होता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट वो व्यक्ति होता है, वो इंस्टीट्यूशन होता है जो उन बैंकों को, उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फंड अवेलेबल करवाता है जिनको फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी हो रही है, चाहे वो मतलब दिवालिया होने की कगार पे हैं और उनको अगर लिक्विडिटी वगैरह की प्रॉब्लम हुई तो उस केस में पैसे का अरेंजमेंट करके देता है। ओके, उसके बाद में आरबीआई लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के तौर पर सेक्शन 17 और 18 के तहत काम करता है। लास्ट बार जो अमेंडमेंट हुई थी आरबीआई एक्ट में वो एनबीएफसी की प्रॉब्लम को लेकर के 2019 में हुई थी। उसके तहत चैप्टर 6 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2019 लाया गया जो कि 9 अगस्त 2019 से इफेक्टिव हुआ। ये एनबीएफसी की मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए लाया गया था। ओके, उसके बाद में इसके हिसाब से जो चेंजेज आए हैं इस एक्ट को लाने से, चैप्टर 6 फाइनेंस एक्ट 2019 से, जो नेट ओन फंड है पहले 2 करोड़ रुपए की लिमिट थी, अब वो 100 करोड़ रुपए कर ली गई है। 2 नए सेक्शन 45 आईडी और 45 आईई ऐड किए गए। इसमें आरबीआई को पावर दी गई कि वो जो है रेगुलेटेड एनबीएफसी को मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के 2 तरीके दिए गए। पहला, डायरेक्टर्स को रिप्लेस कर दिया जाए और अपने डायरेक्टर बिठाए जाएँ। दूसरा, उनके बोर्ड को सुपरसीड कर दिया जाए, यानी उनके बॉस बन के बैठा जाए। और इसके अलावा नया सेक्शन 45 MAA लाया गया जिसके तहत अगर कोई ऑडिटर है वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है और आरबीआई सेटिस्फाइड नहीं है, आरबीआई को लगता है कि तुम्हारा काम ठीक नहीं है, तुम सही से कंप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में तुमको 3 साल के लिए बैन कर सकता है। किसको? उस ऑडिटर को डीबैर कर सकता है कि अब अगले 3 साल तक तुम किसी भी आरबीआई की जो बैंकिंग एंटिटी है उनमें किसी भी जगह जा करके तुम ऑडिट नहीं कर सकते हो। ओके, बात करते हैं अगला टॉपिक, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट यानी कि बीआर एक्ट 1949। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इज अ लेजिस्लेशन दैट रेगुलेट्स बैंक इन इंडिया। इसी का काम है बैंकों को रेगुलेट करना, इस एक्ट का, ठीक है। पास्ड एज बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949, इट केम इनटू फोर्स ऑन 16 मार्च 1949। पहले जो आया था, पहले बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नहीं था, पहले बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 आया था 16 मार्च 1949 को। बाद में इसका नाम बदल करके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट किया गया। 1 मार्च 1966 को ये काम किया गया, यानी कि ना वही रखा गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ही रखा गया। बैंकिंग कंपनीज एक्ट की जगह बैंकिंग रेगुलेशन कर दिया गया, यहाँ कंपनी की जगह रेगुलेशन एक्ट कर दिया गया 1949, लेकिन ये जो है काम 1966 में किया गया 1 मार्च को 1966 में। इट बीकेम अप्लीकेबल इन जम्मू कश्मीर फ्रॉम 1956, यानी 1956 से पहले ये जो है लागू नहीं था जम्मू कश्मीर पर। ओके, इनिशियली दिस लॉ वाज एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनीज अलोन। शुरुआत में ये केवल बैंकिंग कंपनीज पर लागू होता था, लेकिन 1965 में जो अमेंडमेंट्स किए गए उससे सेक्शन 56 ऐड किया गया और अब ये कोऑपरेटिव बैंकों पर भी लागू होने लगा। एक्ट वाज अमेंडेड इन 2017 थ्रू बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2017।
25 अगस्त 2017 को बाई इंसर्टिंग 2 न्यू सेक्शन 35AA 35AE AB अथराइजिंग द रिजर्व बैंक टू इशू डायरेक्शन टू एनी बैंकिंग कंपनीज टू इनिशिएट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफॉल्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को 2017 में अमेंड किया गया था। उसमें 2 नए सेक्शन 35AA 35AB ऐड किए गए, जिससे अथराइजेशन मिला कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी बैंकिंग कंपनी को डायरेक्शन इशू कर सकता है कि तुम इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हो, ओके, अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 IBC 2016 के तहत। RBI ड्राज इट्स पावर टू कंडक्ट एनुअल फाइनेंशियल इंस्पेक्शन ऑफ बैंकिंग कंपनीज अंडर सेक्शन 35 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35 के तहत बैंकिंग कंपनीज का एनुअल फाइनेंशियल इंस्पेक्शन करवाने का अधिकार RBI को मिलता है, ओके। तो जो एनुअल फाइनेंशियल इंस्पेक्शन वगैरह आपके यहाँ ऑडिट वगैरह होती है RBI के थ्रू, वो एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 35 के तहत होती है। अर्लियर द अमेंडमेंट एक्ट 2012 इंट्रोड्यूस द सेटिंग अप ऑफ DEAF, यानी कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को 2012 में जब अमेंड किया गया था तो उसमें DEAF को सेटअप किया गया था, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। DEAF क्या होता है? अगर कोई अकाउंट पिछले 10 वर्षों में या 10 वर्षों से अधिक ऑपरेट नहीं किया गया है तो उसे जो है उसका जो पैसा होता है वो DEAF अकाउंट में डाल दिया जाता है। कितने दिन में? 10 साल बीतने के बाद 3 महीने के अंदर में। 10 साल बीते, 10 ईयर बीते, उसके बाद में 3 महीने के अंदर अंदर ये पैसा जो है DEAF अकाउंट में डाल दिया जाता है, जो RBI के पास होता है। मतलब 10 साल तक अगर कोई जो है अकाउंट ऑपरेट नहीं किया गया, कोई डेबिट क्रेडिट नहीं हुआ, तो उसमें जो पैसा रहता है, मान लो 10 लाख रुपए हैं, तो वो 10 लाख रुपए RBI के DEAF डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में डाल दिए जाते हैं। जनरली 2 साल तक अगर आप अपने अकाउंट को ऑपरेट नहीं करते तो उसे नॉन ऑपरेटिव अकाउंट मान लिया जाता है। जनरली 2 साल तक यदि आप अपने अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे तो उसे नॉन ऑपरेटिव अकाउंट मान लिया जाता है। और अगर 10 साल तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं तो उसमें जो पैसा होता है वो DEAF अकाउंट में भेज दिया जाता है। अब सोचो कि तुम्हें 20 साल बाद तुम्हें याद आए कि जो है दादाजी का पैसा वहाँ पड़ा हुआ था, तो आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं, 20 साल बाद अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो पैसा RBI से लौटेगा ब्याज सहित, ओके। तरीका है वहाँ पे, ओके। टू समराइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इज टू, अब अगर हम समराइज करना चाहें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या करता है, प्रोवाइड स्पेसिफिक लेजिस्लेशन टू द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। बैंकों को बिजनेस करने के लिए जो लॉ चाहिए, लेजिस्लेशन चाहिए, उसको प्रोवाइड करने का काम करता है। प्रिवेंट बैंक फेलियर बाई प्रिस्क्राइबिंग मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, बैंकों को फेलियर से बचाने के लिए मिनिमम कितना कैपिटल रहना चाहिए उसको जो है प्रिस्क्राइब करता है। इंश्योर बैलेंस डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी का बैलेंस डेवलपमेंट और ग्रोथ हो, इसको भी इंश्योर करता है। विशेष पावर RBI को देता है। RBI ज़्यादातर अपनी पावर जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत ही यूटिलाइज करता है, ओके। सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर, जो डिपॉजिटर है उनके पैसे को बचाने के लिए भी, उनका इंटरेस्ट बचाने के लिए, इंटरेस्ट मतलब यहाँ पर ब्याज नहीं होता है, ओके। इंटरेस्ट का मतलब होता है आपका लाभ हो। डिपॉजिटर का इंटरेस्ट क्या है कि मेरा पैसा ना जाए, है ना, मुझे किसी तरह के नुकसान ना हो, तो उसको सेफ गार्ड करने के लिए भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कहीं ना कहीं अपना रोल अदा करता है, ओके। तो ये हो गई बात BR एक्ट 1949 की। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ये लेजिस्लेशन है जो इंडिया में बैंकों को रेगुलेट करता है। पहले इसका नाम, या शुरुआत में जब ये पास हुआ था तो इसे बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 कहा जाता था। ये 16 मार्च 1949 को आया था। उसके बाद में इसको कंपनीज हटा करके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कर दिया गया 1966 में। 1 मार्च 1966 को इसका नाम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कर दिया गया। और ये जम्मू और कश्मीर में 1956 से लागू हुआ, उसके पहले ये लागू नहीं होता था जम्मू कश्मीर में। पहले ये जो लॉ था केवल बैंकिंग कंपनीज पर लागू होता था। बाद में 1965 में इसमें अमेंडमेंट किया गया, सेक्शन 56 को जोड़ा गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, सेक्शन 56, उसके हिसाब से अब ये कोऑपरेटिव बैंकों पर भी लागू होता है। 2017 में इसमें अमेंडमेंट किया गया और उसके तहत 2 सेक्शन 35AA 35AB जो है ऐड किए गए, जिससे RBI को ये पावर मिली कि वो बैंकों को इशू, बैंकिंग कंपनीज को या बैंकों को डायरेक्शन इशू कर सकता है कि तुम इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हो। पहले मतलब सोचो, पहले RBI के पास ये पावर नहीं थी कि वो आदेश दे कि तुम जो है इंसॉल्वेंसी प्रोसेस इनिशिएट करो, ओके। बैंक की मर्जी होती तो करता, ना होती तो ना करता, लेकिन ऐसी पावर उसको दी गई 2017 में। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के तहत ही इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को इनिशिएट किया जाता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का सेक्शन 35 पावर देता है कि RBI जो है बैंकों का एनुअल फाइनेंशियल इंस्पेक्शन करवा सकता है। उसके बाद में
पहले 2012 में जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को मॉडिफाई किया गया था, तो उसके तहत सेटअप किया गया था, DEAF बनाया गया, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड को बनाया गया। उसके हिसाब से अगर कोई अकाउंट है जो कि इनऑपरेटिव है, ठीक है, उसमें ना तो किसी ने क्लेम किया है, ना उस अकाउंट को 10 साल या 10 साल से अधिक हो चुके हैं और उसको ऑपरेट भी नहीं किया गया, यानी खाते में कोई इवेंट नहीं, मतलब कोई एक्टिविटी नहीं हुई है पिछले 10 वर्षों में, तो उस केस में 10 साल बीत जाने के बाद में अगले 3 महीने के अंदर अंदर में 10 साल बीतने के 3 महीने के अंदर अंदर में ये पैसा DEAF में डाल दिया जाता है। ओके, अगर आपको ज़रूरत है तो पैसा वापस भी आता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि चला गया तो अब चला गया, नहीं, वापस भी लौटेगा अगर आप क्लेम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। टू समराइज, ऑब्जेक्टिव ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या होता है, तो ये बैंक सेक्टर जो है अपना बिजनेस कर सके उसके लिए जो लॉ है, लेजिस्लेशन है, वो प्रोवाइड करता है। बैंक फेल ना हो उसके लिए मिनिमम कैपिटल कितनी होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट, उसके बारे में बात करता है। बैंकों का ग्रोथ बैलेंस्ड तरीके से हो उस पर भी काम करता है। RBI को पावर देता है, विशेष पावर प्रोवाइड करता है, और जो डिपॉजिटर हैं उनके पैसों को भी सुरक्षित रखने के लिए काम करता है या फिर पावर्स प्रोवाइड करता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ओके, रिजर्व बैंक एज सेंट्रल बैंक एंड रेगुलेटर ऑफ द बैंक की बात करने जा रहे हैं। रिजर्व बैंक वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, ठीक है, तो RBI एक्ट 1934 के सेक्शन 3 के तहत ही RBI को इस्टेब्लिश किया गया था। फॉर टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ करेंसी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कैरिंग आर बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ एक्ट, यानी कि अब आप समझिए, सेंट्रल गवर्नमेंट पहले करेंसी प्रिंट किया करती थी, मैनेज किया करती थी, लेकिन उसका टेक ओवर किया किसने, RBI ने। ओके, करेंसी प्रिंटिंग 1934 से पहले करेंसी कौन प्रिंट करता था, इसका मतलब गवर्नमेंट किया करती थी, उसका करेंसी का मैनेजमेंट पूरा अपने हाथ में लिया किसने, किस सेक्शन के तहत हम जो है प्रिंट करते हैं, तो सेक्शन 22 जो है पावर देता है, RBI एक्ट का सेक्शन 22 पावर देता है नोट प्रिंट करने के लिए, और साथ ही साथ में बैंकिंग के बिजनेस को भी मैनेज करने की जिम्मेदारी RBI को दी गई। ओरिजिनली अंडर RBI एक्ट RBI हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, शुरुआत में RBI के पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, रेगुलेटिंग द इशू ऑफ बैंक नोट के इशू करने को रेगुलेट करना, कीपिंग द रिजर्व फॉर इंश्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी, यानी कि CRR SLR मेंटेन करवाना ताकि जो है मॉनेटरी स्टेबिलिटी को, साथ ही फॉरेक्स रिजर्व भी मेंटेन करना, ये सारी जिम्मेदारी इनकी थी। जनरली टू ऑपरेट द करेंसी क्रेडिट सिस्टम ऑफ कंट्री टू इट्स एडवांटेज, यानी कि करेंसी को ऑपरेट करना, क्रेडिट सिस्टम को मेंटेन करना ताकि कंट्री को फ़ायदा उससे हो सके, ये सारे काम RBI के जिम्मे थे। हाउएवर वन ऑफ द मेजर रोल करंटली प्लेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज दैट ऑफ रेगुलेटर ऑफ बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक NBFC। अभी जो मेजर रोल प्ले किया जा रहा है बैंकों का रेगुलेटर है और NBFC का भी रेगुलेटर है। BR एक्ट यानी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एम्पावर्स द RBI टू एक्ट एज ए रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द बैंकिंग एक्टिविटीज़ इन इंडिया। तो रेगुलेटर और सुपरवाइजर के तौर पर RBI को काम करने का जो मौका मिलता है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत मिलता है। मेजर पावर ऑफ RBI इन डिफरेंट रोल एज रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर कैन बी सम्ड एज अंडर। तो मेजर कौन कौन से रोल्स होते हैं, क्या क्या पावर होती है RBI के पास में, उसकी बात करेंगे। पावर टू इशू बैंकिंग लाइसेंस, बैंकों को लाइसेंस इशू करने का पावर RBI के पास होता है। पावर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ बैंकिंग बोर्ड पर्सनेल, यानी बैंकों के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लोग होते हैं उनके अपॉइंटमेंट करने का, उनको रिमूव करने का पावर होता है। टू रेगुलेट द बिजनेस ऑफ बैंकों के बिजनेस को रेगुलेट करना। पावर टू गिव डायरेक्शन इशू करने का, डायरेक्शन देने का पावर होता है। इंस्पेक्ट एंड सुपरवाइज बैंकों को अगर आप चाहें, RBI चाहे तो उसका इंस्पेक्शन और सुपरविजन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑडिट करवाने के लिए भी इसके पास पावर होती है। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने और उसे जो है प्रेजेंट करने की भी पावर होती है। पावर रिलेटिंग टू मोरेटोरियम, अमालगमेशन, वाइंडिंग अप, यानी कि मोरेटोरियम देना है नहीं देना है, बैंकों का अमालगमेशन करना है, मर्जर करना है, ख़त्म करना है, वाइंड अप करना है, ये सारी पावर उसके पास होते हैं। पावर टू इम्पोज पेनल्टी लगाने का भी पावर RBI के पास होता है। ओके, तो ये हुई बातें फ्रेंड जो है हमारी, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक और रेगुलेटर के तौर पर कैसे काम करता है। तो देखिए, रिजर्व बैंक जो है RBI एक्ट 1934 के सेक्शन 3 के तहत इस्टेब्लिश किया गया था। इसने सेंट्रल गवर्नमेंट से करेंसी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी ली, साथ ही साथ बैंकिंग के बिजनेस को मैनेज करने की भी जिम्मेदारी ली। शुरुआत में RBI एक्ट के तहत RBI के पास जिम्मेदारी थी बैंक नोट इशू करने की जिम्मेदारी, रिजर्व मेंटेन करना जिसमें आपका CRR SLR और फॉरेक्स रिजर्व वगैरह था, ताकि मॉनेटरी स्टेबिलिटी कंट्री में बनी रहे, इकोनॉमी सही से काम करे, और उसके अलावा
करेंसी मतलब करेंसी को ऑपरेट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, क्रेडिट सिस्टम को यानी कि लोन वगैरह का सिस्टम उसको मेंटेन करना ताकि कंट्री को फ़ायदा हो सके। ओके, करंट टाइम पे मेजर रोल में आरबीआई बैंकों का रेगुलेटर है, साथ साथ एनबीएफसी का भी रेगुलेटर है। आरबीआई इंडिया में बैंकिंग एक्टिविटी का रेगुलेटर और सुपरवाइजर है। उसके लिए उसको जो पावर मिलती है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत मिलती है। आरबीआई को कौन कौन सी पावर प्राप्त हैं उसके बारे में बात करेंगे तो बैंकों को लाइसेंस देने का अधिकार इसके पास ही है। जो बैंकों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लोग होते हैं उनके अपॉइंटमेंट और रिमूवल का अधिकार होता है। बैंकिंग बिजनेस ऑफ बैंक या बैंकिंग बिजनेस को रेगुलेट करने का अधिकार है। बैंकों को डायरेक्शन इशू करने का अधिकार है। उनको इंस्पेक्ट, सुपरवाइज करना, ऑडिट करने, इन सब का अधिकार है। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, फर्निश करने का अधिकार होता है। मोरेटोरियम से रिलेटेड, अमालगमेशन से रिलेटेड, बैंकों के वाइंड अप यानी कि ख़त्म करने से रिलेटेड पावर उसके पास होती है। पेनल्टी लगाने की जो है पावर भी आरबीआई के पास होती है। रेगुलेशन, कंट्रोल एंड सुपरविजन ओवर एनबीएफसी। देखिए एनबीएफसी पर भी जो है एनबीएफसी के ऊपर भी कंट्रोल जो है आरबीआई ही करता है। तो ये जो उसको पावर मिलती है वो चैप्टर 3B एंड C और चैप्टर 5 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत मिलती है एनबीएफसी को मैनेज करने के लिए। यानी कि आरबीआई के अंदर में DNBS है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन है ऑफ आरबीआई, इज इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ एनबीएफसी अंडर द रेगुलेटरी प्रोविजन कंटेन्ड अंडर। ठीक है, तो यानी कि आरबीआई में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन, उसी की जिम्मेदारी है कि वो एनबीएफसी को मैनेज करेगा। और ये मैनेज करने के लिए आरबीआई एक्ट 1934 का चैप्टर 3B एंड C और चैप्टर 5 जो है इनको पावर देता है। ओके, उसके बाद में गवर्नमेंट भी एज ए रेगुलेटर ऑफ बैंक काम करती है, यानी कि गवर्नमेंट को भी अधिकार होता है, जैसा मैंने आपको बताया नहीं कि आरबीआई के बोर्ड को भी सुपरसीड कर जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसकी बात कर रहे हैं। रिजर्व बैंक इज प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ बैंक बट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ आल्सो बीन कन्फर्ड एक्सटेंसिव पावर अंडर द आरबीआई एक्ट एंड बीआर एक्ट टू रेगुलेट बैंक्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देखो रिजर्व बैंक जो है प्राइमरी रेगुलेटर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मेन इन्हीं की जिम्मेदारी है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर मिली हुई है, ठीक अच्छी खासी पावर मिली हुई है आरबीआई एक्ट में भी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में भी, कि वो चाहे तो बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पर। द गवर्नर एंड द मेंबर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ द आरबीआई आर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हु आल्सो हैज़ पावर टू रिमूव देम। जो गवर्नर होता है आरबीआई का, जो सेंट्रल बोर्ड में 21 मेंबर हैं, ठीक है, उनके अपॉइंटमेंट की पूरी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होती है और उन्हें हटाने का भी पावर इन्हीं के पास होता है। सोचिए, मतलब आरबीआई को पावर कहाँ से मिलती है, उसके जो है सेंट्रल बोर्ड से, और उसके सेंट्रल बोर्ड को कौन जो है अपॉइंट करता है और रिमूव करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बॉस कौन हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सोल शेयर होल्डर ऑफ द आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 100% हिस्सेदारी किसकी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। यही कहा जा रहा है कि आरबीआई में 100% हिस्सेदारी, शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। अंडर सेक्शन 7(1) ऑफ द आरबीआई एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन कन्फर्ड विद द पावर टू गिव डायरेक्शन टू आरबीआई व्हेनेवर कंसिडर्ड एज इंपॉर्टेंट पब्लिक इंटरेस्ट इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ आरबीआई। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट का सेक्शन 7(1) कहता है कि अगर जो है गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है तो उसके लिए वो डायरेक्शन दे सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। उसके लिए वो आरबीआई के गवर्नर से कंसल्टेशन भी करते हैं। ठीक है, तो बस ये हो गया। उसके बाद में रेगुलेशन ऑफ द बैंक बाई अदर अथॉरिटी। अब देखो बैंकों को आरबीआई ने भी मैनेज किया, उसके बाद में फिर जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत आपने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी मैनेज करती है। अब इसके अलावा भी बहुत से चौधरी हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको आदेश पारित करते रहते हैं ना, जैसे IRDA भी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आप इंश्योरेंस का बिजनेस कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड में भी अगर कर रहे हैं तो सेबी भी वहाँ आकर के खड़ा होगा कि भैया तुम बताओ हमें ये ना। तो वही बोल रहे हैं रेगुलेशन ऑफ द बैंक बाई अदर अथॉरिटी। अदर अथॉरिटी में भी बैंक में भी सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ अदर रेगुलेटरी एजेंसीज इन द कंडक्ट ऑफ देयर बिजनेस। जब आप अपना बिजनेस करेंगे तो उसमें अदर रेगुलेटरी अथॉरिटी भी आपके पास बॉस बन के आती हैं। एग्जाम्पल के लिए बैंकिंग कंपनी विल बी सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ द अथॉरिटीज अंडर द कंपनीज एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनी मैटर। तो कंपनीज मैटर में कंपनीज एक्ट की जो अथॉरिटी होती हैं वो आपके ऊपर बॉस बन के बैठेंगी। सिमिलरली अ बैंक इज आंसरेबल टू लेबर अथॉरिटी। लेबर अथॉरिटी को आंसर करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपके यहाँ जो वर्कमैन वगैरह काम करते हैं, है ना, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ प्रीमाइसेस, एंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, अगर आप लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर रखते हैं, जो क्लर्क होते हैं, है ना, वो वर्कमैन में आते हैं, तो
उसके लिए गाइडलाइन अलग होती हैं। यहाँ पर आपको लेबर अथॉरिटी के साथ डील करना पड़ता है बैंकों को, कि इसीलिए जो है जो क्लर्क रैंक में होते हैं उनको 5 बजे के बाद रोका नहीं जा सकता, क्योंकि लेबर यूनियन और लेबर अथॉरिटी वहाँ पर अपना रोल प्ले कर देती है। जब आप ऑफिसर बन जाते हैं तो आप जो है वर्कमैन में नहीं रह जाते हैं, अब आप हो गए बॉस होने के बाद तो काम शुरू करिए, है ना। बैंक्स आर आल्सो लाइबल टू पे इनकम टैक्स, अदर टैक्सेस सच एज कैश ट्रांजेक्शन टैक्स, जीएसटी, एंड हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन इन दैट रिगार्ड। तो बैंकों को इनकम टैक्स भी पे करना पड़ता है प्रॉफिट पे, जीएसटी भी, कैश ट्रांजेक्शन टैक्स, जो भी टैक्स वगैरह हैं गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 6 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंक में अंडरटेक सर्टेन नॉन बैंकिंग बिजनेस इन एडिशन टू बिजनेस ऑफ बैंकिंग, यानी बैंकिंग यानी कि डिपॉजिट लेना, लोन देना, इसके अलावा नॉन बैंकिंग बिजनेस भी ले सकते हैं आप बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 6 के तहत। इन दिस रिगार्ड आल्सो बैंक में बी सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी कंट्रोल ऑफ अदर एजेंसी। तो अगर आप नॉन बैंकिंग बिजनेस ले रहे हैं तो उसमें जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होंगी वो आपकी बॉस बनेगी। जैसे एग्जांपल के लिए, इन केस ऑफ डीलिंग विद द सिक्योरिटीज लाइक शेयर डिवेंचर्स, बैंक्स आर सब्जेक्ट टू रेगुलेशन बाई सेबी, है ना। अगर आप शेयर में डिवेंचर में डील करने लगे तो सेबी की गाइडलाइन आपके ऊपर लागू हो जाएंगी अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 अलॉन्ग विद द सेबी एक्ट 1992, है ना। अगर आप शेयर और डिवेंचर में गए तो शेयर के लिए सेबी जिम्मेदार है। सेबी की बातें सुनिए। इफ़ बैंक डिजायर टू रेज कैपिटल थ्रू पब्लिक इशू, अगर आप अपना आईपीओ लाना चाहते हैं, है ना, या फिर जो है शेयर पहले से आए हैं लेकिन और एक्स्ट्रा शेयर इशू करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सेबी की गाइडलाइन को कंप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप इंश्योरेंस बिजनेस में हैं तो आईआरडीए की रेगुलेशंस लागू होंगी। अगर आप म्यूचुअल फंड या मर्चेंट बैंकिंग बिजनेस देख रहे हैं तो उस केस में जो आरबीआई या सेबी की जो भी गाइडलाइंस हैं उनको कंप्लाई करना होता है। तो कुल मिला करके सभी के सभी बॉस हैं बैंकों के, कुल मिला के यही समझ लीजिए। एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, पता है आपको बैंकों की जो छुट्टियाँ होती हैं वो किस एक्ट के तहत डिसाइड होती हैं? वो डिसाइड होती हैं आपकी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत, ठीक है, इसके तहत होती हैं। जब तक एनआई एक्ट 1881 का नोटिफिकेशन ना आ जाए तब तक मान लीजिए छुट्टी डिक्लेयर नहीं हुई है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ हमने बात की गवर्नमेंट भी जो है बैंकों की रेगुलेटर होती है। तो प्राइमरी रेगुलेटर तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एज पर आरबीआई एक्ट और बीआर एक्ट से अच्छी खासी पावर मिली हुई है। वो चाहें तो बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पर। जो गवर्नर होता है आरबीआई का, जो सेंट्रल बोर्ड में और बाकी 20 मेंबर होते हैं, उन सबके अपॉइंटमेंट की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है और उन्हें हटाने का अधिकार भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही आरबीआई के पूरे शेयर हैं। 100% शेयर होल्डर आरबीआई का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। उसके बाद में आरबीआई एक्ट का सेक्शन 7(1) बताता है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में कोई डायरेक्शन इशू करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो आरबीआई को डायरेक्शन इशू कर सकती है, ठीक है। इसके लिए वो आरबीआई के गवर्नर से कंसल्ट भी कर सकती है। उसके बाद हमने बात की रेगुलेशन ऑफ बैंक बाई अदर अथॉरिटीज। तो जिस तरीके के बिजनेस में आप एंट्री करोगे, है ना, जैसे बिजनेस में आप एंट्री करोगे वहाँ की अथॉरिटी आप, जैसे मान लो टैक्स की बात आई तो इनकम टैक्स अथॉरिटी, जीएसटी की बात आई तो जीएसटी अथॉरिटी हो गई। उसके बाद में अगर आपने म्यूचुअल फंड में जाना शुरू किया आपका सेबी आ गया। अगर आप इंश्योरेंस बिजनेस में गए तुरंत ही आपका आईआरडी आ गया। तो यही बोला जा रहा है। तो बैंक जो है अदर रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा भी कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कंपनीज एक्ट के तहत भी, कंपनी मैटर से रिलेटेड कोई चीज़ है तो कंपनीज एक्ट के तहत आपको कंट्रोल किया जाएगा। लेबर अथॉरिटीज़ द्वारा भी जो आपकी यूनियन वगैरह होती है, लेबर यूनियन, आपके वर्कमैन हैं, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पर लेबर रखते हैं तो उसके लिए जो लेबर अथॉरिटीज़ हैं वो आपको अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस बता सकती हैं। इनकम टैक्स पे करना होता है, अदर टैक्सेस, जीएसटी वगैरह भी आपको पे करना है, अदर और जो रूल्स रेगुलेशन उनको फॉलो करना होगा। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन जो 6 होता है वो क्या बताता है कि आप नॉन बैंकिंग बिजनेस भी कर सकते हैं एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 6 के तहत। यही सबसे खतरनाक सेक्शन है। ये कमबख्त सेक्शन ना होता अगर तो ज़िंदगी आसान होती, लेकिन फिर बाद में जोड़ देते, है ना। सोचो कि अगर नॉन बैंकिंग बिजनेस होता तो ज़िंदगी कितनी आराम की होती, ठीक है। इन दिस रिगार्ड जो है बैंक को रेगुलेटरी कंट्रोल अदर एजेंसीज के, मतलब अदर एजेंसीज रेगुलेटरी कंट्रोल अपने बैंकों के ऊपर लगा सकती हैं। जैसे अगर आप शेयर में, डिवेंचर्स वगैरह में डील करते हैं तो सेबी की गाइडलाइन आपके ऊपर लागू हो जाएगी। अगर आप जो है पब्लिक इशू करना चाहते हैं, मतलब कहने का कैपिटल रेज करना, पूंजी रेज करना चाहते हैं, उसके लिए आईपीओ वगैरह लाना चाहते हैं, शेयर इशू करना चाहते हैं तो आपको सेबी की गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी। इंश्योरेंस बिजनेस के लिए आपको आईआरडीए रेगुलेट कर सकता है। म्यूचुअल फंड वगैरह में सेबी वगैरह आरबीआई के जो भी गाइडलाइंस हैं उन सब से हमें कंप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो बस इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।